1986 में मैं एक सरकारी फैक्ट्री की कैंटीन में चीफ कुक था। एक लड़की थी जो हर रोज सिर्फ 20 पैसे की सब्जी लेती थी। वो इतनी पतली थी जैसे बांस की लकड़ी। उसकी यूनिफॉर्म धूल धूल कर सफेद हो चुकी थी। मैंने एनवाई एक पुराने वर्कर से पूछ लिया तो उसने आहें भरते हुए कहा, घर की जिम्मेदारी बहुत है, पेट भर खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। उस दिन के बाद से जब भी मैं उस खाना देता, मेरा हाथ जानबूझकर कांप जाता। चम्मच में पट्टा गोभी होती पर कटोरी में गिरती तो साथ में कुछ मीट के टुकड़े भी होते। वो हर बार मना करना चाहती थी पर मैं हंस कर कहता था, आज मीट ज्यादा बन गया। 2 साल बाद एक दिन वो अचानक खाना लेने नहीं आई। मुझे लगा उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। मैंने हर जगह पूछा, जब तक उस दिन फैक्ट्री मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में नहीं बुलाया। मुझे लगा मुझे सजा मिलेगी, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो वहां खड़ी थी। मैनेजर ने जो बात कही उसने मुझे वही हैरान कर दिया। लंच टाइम पर कैंटीन के काउंटर पर लंबी लाइन लगी थी। मैं काउंटर पर वर्कर्स को खाना दे रहा था। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, मास्टर एक प्लेट पट्टा गोभी और एक प्लेट चावल। मैंने सर उठाया तो वही लड़की थी, धूली हुई सफेद यूनिफॉर्म गले और आस्तीन पर रुएं निकल आए थे। वो इतनी कमजोर थी कि चेहरा पीछक गया था और आंखें बहुत बड़ी लग रही थी। उसका नाम क्या था मुझे नहीं पता था, बस इतना पता था कि वो रोजाना दोपहर और रात को सिर्फ 20 पैसे की सब्जी लेती थी, एक प्लेट पट्टा गोभी या लौकी। मैंने पट्टा गोभी का चम्मच भरा और हवा में थोड़ा रुक कर जानबूझ कर हाथ हिला दिया। पट्टा गोभी के नीचे छुपे हुए ब्रेज्ड पोर्क के कुछ टुकड़े उसकी थाली में गिर गए। लड़की हैरान रह गई। उसने घबराहट से मेरी तरफ देखा। मास्टर, मैं उसने मीट वापस निकालना चाहा। मैंने चम्मच वापस खींचा और भरी आवाज में कहा, आज मीट ज्यादा बन गया है, कोई बात नहीं। उसके होंठ हिले पर कुछ बोल नहीं पाई। बगल के काउंटर से कियान देशंग ने अपना सर निकाला और नकली हंसी हंसते हुए बोला, ली जियांगो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, नई लड़कियों का बड़ा ख्याल रखते हो। मैंने उसको इग्नोर किया। वो कैंटीन का एक पुराना खिलाड़ी था जो मेरे साथ कुक था और चुगली करना उसका पसंदीदा काम था। मैंने थाली लड़की की तरफ सरका दी, जल्दी जाओ और खाओ, पीछे लाइन लगी है। उसने सर झुकाया और कहा, शुक्रिया मास्टर, और थाली लेकर जल्दी से चली गई। कियान देशंग अभी भी ताने मार रहा था, लड़कियों पर तरस खा रहे हो, ये भी नहीं देखते कि वो तुम्हारा एहसान मानती भी है या नहीं। लाइन में कुछ लोग धीरे से हंसने लगे। मैंने बड़ा चम्मच उठाया और भाप निकालती हुई कढ़ाई में घुमाया। अगला मेरी आवाज में ठंडक थी। कियान देशंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और चुप हो गया। उस लड़की ने सबसे कोने वाली जगह ढूंढी और बैठ गई। वो बहुत धीरे खा रही थी और उसका सर पूरा झुका हुआ था। मैंने देखा कि उसने पहले मीट के टुकड़ों को एक साइड रखा और थोड़े थोड़े साड़े चावल खाए। काफी देर खाने के बाद उसने मीट का एक छोटा टुकड़ा उठाया, थोड़ी देर सोचा और फिर उसे मुंह में रख लिया। वो इतनी धीरे चबा रही थी जैसे वो कोई आम ब्रेज्ड पोर्क नहीं बल्कि कोई बहुत महंगी डिश हो। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। 1980 सेकंड की उस दौर में फैक्ट्री अच्छा कमा रही थी और वर्कर्स की सैलरी भी ठीक थी। कैंटीन में मीट की डिश सिर्फ 40 पैसे की थी। इस लड़की के घर में कितनी मुश्किल होगी जो उसकी ऐसी हालत थी। रात के खाने के वक्त वो फिर आई और सबसे सस्ती सब्जी मांगी। मैंने पहले की तरह फिर से अपना हाथ हिलाया। इस बार रोस्ट चिकन के कुछ टुकड़े थे। वो अभी भी माना करना चाहती थी पर मैंने उसे घूर कर देखा। बच जाएगा तो फेंकना पड़ेगा, बर्बाद होगा इसलिए रख लो उसने, और जिद नहीं की और थाली लेकर चली गई। कियान देशंग ने ठंडी सांस ली और काउंटर पर खाने के लिए खड़े वर्कर से बोला, देखा तुमने, कुछ लोग फैक्ट्री की चीजों से अपनी दोस्ती निभाते हैं, इनके हाथ साफ नहीं है। वो वर्कर थोड़ा अजीब फील करके हंसा पर कुछ नहीं बोला। मैंने अपना चम्मच रखा और घूम कर कियान देशंग को देखा। पुराने कियान, अपनी बात साफ साफ कहो, किसके हाथ साफ नहीं है? कियान देशंग ने सोचा नहीं था कि मैं सबके सामने ऐसे बोलूंगा। वो थोड़ा चौंक गया और अपनी गर्दन अकड़ कर बोला, जो समझे उसके बारे में है फैक्ट्री की प्रॉपर्टी कि एक सुई या धागा भी नहीं हिलाया जा सकता। ये रूल है। तुम रोज दूसरों को मीट दे रहे हो, क्या मालिक अंधा है? मैं गुस्से से हंस पड़ा। मैं अपने हिस्से का मीट दे रहा था। अगर मैं रात को मीट न खाऊं तो क्या दिक्कत है? मैं जिसको चाहूं उसको दूं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कियान देशंग मेरी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। तुम बस बहाने बना रहे हो। वैसे भी मुझे ये सब डायरेक्टर लियू को बताना ही पड़ेगा। मैं उससे और बेकार बात नहीं करना चाहता था, इसलिए चम्मच उठाया और खाना देना शुरू कर दिया। उस रात मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे दिल में गुस्सा भरा था। अगले दिन डायरेक्टर लियू ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। वो कैंटीन का इंतजाम देखते थे और एक भले आदमी थे जो सोचते थे कि झमेलों से दूर रहना बेहतर है। जियांगो बैठो। उन्होंने मुझे एक गिलास पानी दिया पर मैं ना बैठा और ना पानी छुआ। डायरेक्टर, क्या आपको कोई काम था? डायरेक्टर लियू ने लंबी सांस ली और अपने हाथ रगड़े। ये उस बारे में है जब तुम वर्कर्स को खाना देते हो। किसी ने शिकायत की है कि तुम एक लड़की को हमेशा ज्यादा मीट देते हो। क्या ये सच है? मैंने हाँ में सर हिलाया। हाँ है। डायरेक्टर लियू को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया। जियांगो, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अच्छा है पर कैंटीन के अपने रूल्स हैं और हर डिश का एक फिक्स रेट होता है। तुम्हारा इस तरह से फेवर करना अच्छा नहीं लगता। खास तौर पर कियान देशंग इसके खिलाफ है। मैंने मन ही मन हंसा। कियान देशंग को प्रॉब्लम तो होगी ही। जब वो खुद खाना देता था तो अपने जान पहचान वाले ऑफिसर्स को ज्यादा देता था और चुपके से अपने लंच बॉक्स में भी डाल लेता था, और अब वो रूल्स का रखवाला बन गया है। डायरेक्टर, क्या आपको उस लड़की की हालत पता है? डायरेक्टर लियू ने सर हिलाया और बोले, वो नए बैच से है, वर्कशॉप 3 में काम करती है, शायद उसका नाम गू शाओवेन है। लोग कहते हैं उसके घर की हालात खराब है, पर चाहे कितनी भी खराब हो हम रूल्स नहीं तोड़ सकते। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो एक टाइम के खाने में सिर्फ 20 पैसे की सब्जी लेती है और पिछले 1 महीने से यही खा रही है। वो इतनी पतली है कि हवा चली तो उड़ जाएगी। मुझे उस पर तरस आया, इसलिए मैंने कुछ मीट उसको दे दिया। क्या ये रूल तोड़ना है? अगर फैक्ट्री में इंसानियत ही नहीं तो हम और इन ठांडी।
मशीन्स में फर्क ही क्या रह जाएगा। मेरी इन बातों ने डायरेक्टर लियू को चुप करा दिया। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और साफ करने लगे। ली जियांगो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, पर रूल है, ठीक है, इस बार जाने देते हैं, पर आगे से ऐसा मत करना ताकि लोग बातें ना बनाएं। मैंने उनकी बात पर नहा की और ना मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला तो दिल पर जैसे एक पत्थर रखा था दोपहर को। गू शाओन फिर खाना लेने आई, लाइन में खड़ी, उसकी आंखें चुरा रही थी। मुझे देखने की हिम्मत नहीं थी। जब उसकी बारी आई तो उसकी आवाज और भी धीमी थी। मास्टर, एक प्लेट चावल। क्या उसने सब्जी भी नहीं मांगी? मेरा दिल घबरा गया। जरूर उसने लोगों की बकवास सुन ली होगी। मैंने बिना कुछ सोचे आलू और ब्रेस्ड बीफ का बड़ा चम्मच उसके चावल पर डाल दिया। मीट किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। वो पूरी तरह डर गई थी। मास्टर, मैं ये नहीं ले सकती। कियान दिशिंग की आवाज बगल से फिर से आई। ओहो, अभी भी वही काम डायरेक्टर। लियू की बात को हवा में उड़ा दिया है? आसपास के सब लोगों की नजरें हम पर आ गई। गू शाओन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आंखें भी लाल हो गई। उसने अपनी थाली पकड़ी जैसे कोई आग का गोला पकड़ा हो और मुड़ कर जाने लगी। मैंने एकदम से उसकी थाली पकड़ ली। रुको। मेरी आवाज धीमी थी पर उसमें जोर था। पूरी कैंटीन एकदम शांत हो गई। मैंने गू शाओन की तरफ देखा और एक एक शब्द चबाकर बोला, ये खाना मेरी तरफ से है। फिर मैं घुमा और कियान देशंग को ठंडी नजरों से देखा। मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, अब तो ठीक है ना। मैंने अपने पॉकेट से मील टिकट और पैसे निकाले और काउंटर पर थपथापाए। 40 पैसे का आलू ब्रेस्ड बीफ और 5 पैसे के चावल, सब यहाँ है। मास्टर कियान, क्या अब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कियान देशंग का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। आसपास के वर्कर्स की उसको देखने की नजर भी बदल गई थी और उसमें नफरत थी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बड़बड़ा कर अपना सर वापस अंदर खींच लिया। मैंने थाली गू शाओन की तरफ सरका दी। जाओ, जाकर खाओ। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक काम कैसे करोगी? उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे पर आखिर में गिरे नहीं। उसने मुझे झुक कर सलाम किया और फिर थाली पकड़कर सीधी पीठ के साथ एक खाली जगह पर जाकर बैठ गई। उसने एक एक करके सारा खाना और मीट पूरा खत्म कर दिया। इस घटना के बाद कियान देशंग कुछ दिनों तक शांत रहा, पर वो मुझे ऐसी नजरों से देखता था जैसे बर्फ की तेज छुरी हो। मुझे पता था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। गू शाओन अभी भी रोज खाना लेने आती थी। अब वो सिर्फ साड़ी सब्जी नहीं लेती थी बल्कि 20 पैसे की एक और सब्जी भी ले लेती थी। पर उसने कभी मुझसे और सब्जी मांगने को नहीं कहा। जब भी उसकी बारी आती वो मुझे मील टिकट और पैसे देती और सर झुकाकर मेरा खाना डालने का इंतजार करती। खाना लेने के बाद वो शुक्रिया कहती और घूम कर चली जाती। हम दोनों के बीच जैसे एक ना दिखने वाली दीवार बन गई थी। मुझे पता था कि वो डरती है कि कहीं वो मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए। इससे मुझे और भी ज्यादा बुरा लगता था। मैं अब पहले की तरह अपना हाथ हिला नहीं सकता था, तो बस इतना करता कि सब्जी देते वक्त चम्मच को कढ़ाई के एकदम नीचे तक ले जाता और वहां से सब्जी निकालता, क्योंकि नीचे वाली सब्जी ऊपर वाली सब्जी से ज्यादा नरम और ऑयल वाली होती थी। ये हम दोनों के बीच एक नई समझ बन गई थी। मैं कुछ नहीं कहता और वो भी चुप रहती। कभी कभी वो दूसरे लोगों से थोड़ा पहले या थोड़ा देर से आती थी ताकि भीड़ से बच सकें। वो काउंटर के पास खड़ी रहती और मेरे फ्री होने का इंतजार करती और फिर धीरे से पूछती, मास्टर, क्या आज आप थक गए? क्या आपको पानी पीना है? उसके हाथ में एक आर्मी वाली वाटर बॉटल होती थी जिसमें नैप कर हल्का गर्म पानी होता था। मैं हर बार कहता था प्यास नहीं है तो वो बॉटल को काउंटर पर रखकर चली जाती थी और जब मेरी छुट्टी होती थी तब तक बॉटल का पानी गर्म ही रहता था। दिन ऐसे ही निकालते गए और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। गू शाओन की हेल्थ पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी, पर वो अभी भी पतली थी। उसकी यूनिफॉर्म नई थी पर स्टाइल वही पुराना था। वो अब एक अप्रेंटिस से एक स्किल्ड वर्कर बन चुकी थी। सुना था कि वर्कशॉप में उसका काम बहुत अच्छा है और वो हर साल प्रोडक्शन स्टार बनती थी। और मेरी और कियान देशंग की दुश्मनी और भी गहरी होती जा रही थी। कैंटीन में जब भी कोई छोटी सी भी बात होती वो हर बार ब्लेम मुझ पर डालने की कोशिश करता। आज कहता कि मैंने तेल ज्यादा यूज किया है तो कल कहता कि मेरे खरीदे गए सब्जियों का नुकसान बहुत ज्यादा है। डायरेक्टर लियू उससे इतने परेशान थे कि वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे आकर बात करते थे। मुझे पता था कि कियान देशंग एक मौके की तलाश में है, एक ऐसा मौका जिससे वो मुझे पूरी तरह गिरा सके। और जल्दी ही ये मौका आ गया। फैक्ट्री में नई पॉलिसीज आ रही थी और पोजीशन के लिए कंपटीशन होने वाला था। कैंटीन के 2 हेड कुक्स में से एक को प्रमोट करके डिप्टी डायरेक्टर बनाया जाने वाला था जो परचेज का काम देखेगा। ये एक बहुत फायदे वाली पोस्ट थी और सबको पता था कि या तो ये पोजीशन मुझे मिलेगी या फिर कियान देशंग को मेरी स्किल्स उससे बेहतर थी और नए वर्कर्स के बीच मेरी रेपुटेशन भी उससे अच्छी थी। सो नॉर्मल हालात में मेरे जीतने के चांस ज्यादा थे। कियान देशंग घबरा गया था। वो किसी पागल कुत्ते की तरह मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगा। आखिर में उसने अपना निशाना गू शाओन को बनाया। एक दिन काम के बाद कियान देशंग ने मुझे हॉस्टल लौटने वाले रास्ते पर घेर लिया। उसके पीछे 2 गुंडे भी थे। ली जियांगो, हमें बात करनी चाहिए। मैं रुका और उसे देखा बात करने जैसा कुछ नहीं है। कियान देशंग की हांसी और भी चौड़ी हो गई। इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारा उस वर्कशॉप 3 की गू शाओन के साथ आखिर क्या रिश्ता है? 2 साल हो गए तुम रोज उसके लिए अलग से खाना बनाते हो। ये मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है। बताओ, अगर मैं ये बात फैक्ट्री के लीडर्स को बता दूं और कहूं कि तुम दोनों के बीच नाजायज रिश्ते हैं और तुम फैक्ट्री का माहौल खराब कर रहे हो, तो क्या तुम डिप्टी डायरेक्टर बन पाओगे? मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मैंने आज तक इतना बेशरम आदमी नहीं देखा था। मेरा उससे क्या रिश्ता है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अगर तुमने एक और फालतू बात की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा।
कियान देशंग जोर जोर से हंसने लगा। देखो गुस्सा आ गया ना, अगर तुम सच्चे हो तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, ली जियांगो इस बार डेप्यूटी डायरेक्टर की सीट मुझे ही मिलेगी। अगर तुम समझदार हो तो खुद पीछे हट जाओ, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैंने बात बढ़ा दी और तुम दोनों को फैक्ट्री से निकलवा दिया। वो ये बात बोलकर अपने बंदों के साथ वहां से निकल गया और मैं वही ठंडे हाथ पैरों के साथ खड़ा रह गया। मुझे पता था कि कियान देशंग जो कहता है वो कर भी सकता है। वो मुझे बर्बाद करना चाहता था और साथ ही गू शाओविन को भी। मैं हॉस्टल वापस आ गया और पूरी रात नहीं सोया। कियान देशंग का वो चिपचिपा चेहरा और उसकी बातें मेरे दिमाग में किसी मक्खी की तरह भिन भिना रही थी। मुझे इस बात का गुस्सा नहीं था कि वो डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन छीनना चाहता है। मैं इस फैक्ट्री में 5 साल से हूँ। एक अप्रेंटिस से चीफ कुक बनने का सफर मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से तय किया है, किसी चापलूसी से नहीं। मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो एक मासूम लड़की की इज्जत को कीचड़ में घसीटना चाहता था ताकि उसके कंधों पर पैर रखकर आगे बढ़ सके। इस जमाने में एक लड़की के लिए उसकी इज्जत किसी भी चीज से बढ़कर होती है। एक बार अगर किसी पर नाजायज रिश्ते का दाग लग जाए तो लोगों की तानेबाजी ही उसकी जान लेने के लिए काफी होती है। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दे सकता था। अगले दिन जब मैं कैंटीन गया तो मैं पूरी तरह स्ट्रेस में था। कियान देशंग ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो खाना बनाते बनाते गाने गुनगुना रहा था। उसकी आवाज ना बहुत ज्यादा थी ना कम, बस इतनी कि मैं सुन सकूं। वो मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया और चुपचाप अपना काम करता रहा। पर जल्दी ही मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जो लोग खाना लेने आ रहे थे वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के कान में बातें कर रहे थे और मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। एक पुराना वर्कर जिसकी मेरे साथ बनती थी, जब खाना लेने आया तो कुछ बोलना चाहता था, पर आखिर में उसने बस एक भारी सांस ली और मेरे कंधे पर थपथपाया। मैं समझ गया कि कियान देशंग ने अपना खेल शुरू कर दिया है। ये सारी झूठी अफवाहें एक न दिखने वाले जाल की तरह थी जो धीरे धीरे कस रहा था दोपहर को। गू शाओविन नहीं आई तो मेरे दिल में ढक ढक होने लगी। सब लोग चले गए पर उसकी थाली नहीं दिखी। पूरी दोपहर मेरा ध्यान काम में नहीं था और खाना बनाते वक्त मैंने करीब करीब चीनी की जगह नमक डाल दिया था। रात के खाने के वक्त वो आखिरकार आई और लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसने अपना सर नीचे किया हुआ था जैसे वो जमीन में गाड़ जाना चाहती हो। जब उसकी बारी आई तो उसने जल्दी से मुझे मील टिकट दी, पर उसकी आंखें अभी भी जमीन पर ही थीं। एक प्लेट चावल, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा दिल जैसे किसी ने सुई से छेड़ दिया हो। मैंने उसको चावल दिए और आदत के मुताबिक एक बड़ा चम्मच रोस्टेड बैंगन का उसमें डालने लगा। लड़की, तुम मैं बस यही बोलना चाहता था कि बाहर की बातों पर ध्यान मत दो। पर वो अचानक डर गई और पीछे हट गई। मास्टर, मुझे सब्जी नहीं चाहिए, शुक्रिया। मेरा हवा में रुका हाथ वही जम गया। उसको ऐसे भागते हुए देखकर मेरे अंदर गुस्से का एक बड़ा तूफान उठा। उस पर नहीं, बल्कि कियान देशंग और उन लोगों पर जो अफवाहें फैला रहे थे। देखो, वो तुमसे ऐसे दूर भाग रही है जैसे किसी बीमारी से। कियान देशंग की आवाज फिर गूंजी। ली जियांगो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अब उम्मीद छोड़ दो। वो एक अच्छी और शारीफ लड़की है और तुम जैसे आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैंने अपने हाथ का लोहे का चम्मच जोर से गैस स्टोव पर पटका, जिससे एक बहुत जोर की आवाज आई और पूरी कैंटीन एकदम शांत हो गई। सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कियान देशंग की तरफ इशारा किया और मेरी आंखों से आग निकाल रही थी। कियान देशंग, अपनी जुबान साफ रखो। अगर तुमने आगे से किसी की इज्जत के बारे में बकवास की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कियान देशंग मेरे गुस्से को देखकर थोड़ा डर गया, पर फिर जल्दी से अपनी पीठ सीधी कर ली। यहाँ काफी लोग थे, इसलिए उसे पता था कि मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अफवाहें फैला रहा हूँ। मेरी कौन सी बात सच नहीं है? क्या तुम कह सकते हो कि तुमने उसको रोज मीट नहीं दिया? क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारा उस पर और कोई इरादा नहीं है? सब लोग देख रहे हैं। उसने आसपास के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। मास्टर जू, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, सही कहा, लोगों को दूर ही रहना चाहिए। कुछ लोगों ने भी ऐसी ही बातें करनी शुरू कर दी। मैं गुस्से से कांपने लगा। मैं उन लोगों की खुलती हुई जुबानों को देख रहा था और मुझे बहुत घिन आ रही थी। उन्हें सच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस तमाशा देखना चाहते थे। ठीक उसी वक्त डायरेक्टर लियू अपने ऑफिस से दौड़ते हुए बाहर आए। क्या शोर है? ये कैसा शोर है? तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? छुट्टी हो गई है, अपने घर नहीं जाना क्या? उन्होंने भीड़ को हटाया और फिर मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा। ली जियांगो, तुम मेरे साथ आओ। वो मुझे खींच कर अपने ऑफिस में ले गए और बेशरम कियान देशंग भी पीछे पीछे आ गया। डायरेक्टर लियू ने हम दोनों को देखा और उनका दिमाग खराब हो चुका था। कियान देशंग, तुम पहले बताओ क्या मामला है? कियान देशंग तुरंत एक दुखी औरत की तरह बातों में मिर्च मसाला लगाकर सारी बात बताने लगा। आखिर में उसने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और मेज पर पटक दी। डायरेक्टर, ये सिर्फ मेरी अकेले की परेशानी नहीं है, सबको इससे ऐतराज है। ली जियांगो की इस हरकत ने हमारी फैक्ट्री के अच्छे माहौल को पूरी तरह खराब कर दिया है और वो सरकारी प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर लड़की घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये करप्शन है। एक पुराने एम्प्लॉय के नाते मेरा फर्ज है कि मैं फैक्ट्री के लीडर्स को इस बारे में बताऊं। ये शिकायत की चिट्ठी मैंने पहले ही लिख ली है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं इससे सीधा फैक्ट्री मैनेजर के ऑफिस में दे दूंगा। डायरेक्टर लियू ने वो चिट्ठी उठाई। उनका चेहरा बहुत खराब हो गया। चिट्ठी में लिखे हुए खतरनाक शब्द देखकर उनके हाथ कांप रहे थे। बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है। उन्होंने चिट्ठी मेज पर फेंक दी। कियान देशंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो किसी की जान लेने पर तूले हो। कियान देशंग ने बड़े ईमानदार होने का नाटक करते हुए कहा, डायरेक्टर, मैं तो बस फैक्ट्री के रूल्स और माहौल को बचा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई अपना फायदा नहीं है। उसके मुंह से निकाल रहा था कि कोई फायदा नहीं है, पर उसकी आंखों में खुशी साफ झलक
रही थी डायरेक्टर लिू मेरी तरफ मुड़े, उनका चेहरा ढाका हुआ और परेशान लग रहा था। ली जियांगो, तुम बताओ आखिर क्या बात है? क्या सच में तुम्हारा और गू शाओवेन का कोई चक्कर नहीं है? मैं डायरेक्टर लिू को देखा और मेरा दिल ठंडा पड़ गया यहाँ तक कि वो भी मुझ पर शाक कर रहे थे डायरेक्टर में, और वो बिल्कुल पाक साफ है। मैंने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान लगी। फैक्ट्री में नई आई एक छोटी लड़की जिसको पेट भर खाना भी नहीं मिलता, और जहां तक कियान देशन की बातों का सवाल है, वो सब उसने डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए मेरे साथ कंपीट करने के लिए झूठ बनाया है। कियान देशंग तुरंत उछाल पड़ा, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं कियान देशंग एक ईमानदार आदमी हूं, मैंने ऐसी हरकत कब की? तुमने जो किया उसे मानने की हिम्मत नहीं है। तुम कहते हो कि तुम पाक साफ हो, कौन मानेगा? तुम दोनों के बारे में पूरी कैंटीन में किसको नहीं पता? ऑफिस में पूरी तरह से शोर मच गया। आखिर में डायरेक्टर लियू ने जोर से मेज पर हाथ मारा और हाँफते हुए कियान देशंग की तरफ इशारा किया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, तुम भी वापस जाओ, फैक्ट्री इस मामले की जांच करेगी। जब तक जांच का रिजल्ट नहीं आता तुम शेफ का काम मत करो और पीछे किचन में सब्जी धोने का काम करो। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। क्या यही इसका अंजाम था? बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक अफवाह वाली शिकायत की चिट्ठी पर मुझे काम से निकाल दिया गया और मैं वो बन गया जिससे सबको दूर रहना था। कियान देशंग सीना तान कर बाहर निकला। मेरे पास से गुजरते हुए उसने जानबूझकर मेरे कंधे पर धक्का मारा। मुझसे टक्कर लेने के लिए तुम अभी बच्चे हो। मैं कुछ नहीं बोला, बस उस कमीने की जीत का नजारा देखता रहा और अपनी मुट्ठी कस ली। अगले दिन से मैं सच में पीछे किचन में सब्जी धोने चला गया और शेफ की पोजीशन कियान देशंग के हाथ लग गई। अब वो कैंटीन का अकेला मैं शेफ था। उसकी अकड़ बहुत बढ़ गई थी। रोज अपनी कमर पर हाथ रखकर किचन में इधर उधर घूमता और मुझ पर हुक्म चलाता, ली जियांगो उस टोकरी के आलू ठीक से धो लो, क्या तुम्हें उस पे मिट्टी नहीं दिख रही? ली जियांगो थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, पूरी सुबह में तुमने बस इतनी ही सब्जी धोई है जो हेल्पर पहले मेरे साथ थे। अब वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे और मुझे देखकर दूर भागते थे कि कहीं वो भी इसमें ना फंस जाए। लोगों का ये बदलता रूप मैंने अच्छी तरह देख लिया था। सबसे ज्यादा दुख मुझे गू शाओवेन के लिए हो रहा था। मेरे सस्पेंड होने की खबर फैक्ट्री में आग की तरह फैल गई थी। बातें और भी अजीब होती जा रही थी। कुछ कह रहे थे कि मुझे लड़की के साथ चक्कर चलाने पर निकाल दिया गया है और कुछ कह रहे थे कि गू शाओवेन को भी फैक्ट्री से बड़ी सजा मिली है। मैं लगातार 3 दिन तक गू शाओवेन को कैंटीन में नहीं देखा। वो जैसे इस फैक्ट्री से गायब हो गई थी। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं वो इन बातों से परेशान होकर कुछ गलत ना कर ले, या सच में उसको फैक्ट्री ने सजा तो नहीं दे दी। मैं शांत नहीं बैठ सका। काम के बाद मैं वर्कशॉप 3 गया। उसके बारे में पूछने वर्कशॉप के लोगों ने मुझे अजीब नजरों से देखा। कुछ में तरस था, कुछ में नफरत, और कुछ लोग मजा ले रहे थे। मुझे एक बड़ी बहन मिली जो गू शाओवेन के ग्रुप में काम करती थी। बड़ी बहन, मैं गू शाओवेन के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो उस बड़ी बहन ने पास देखा और मुझे साइड में ले गई। छोटे मास्टर जू, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो बेचारी लड़की परसों रोटी हुई वर्कशॉप डायरेक्टर के पास आई थी, लंबी छुट्टी लेने ये कहकर कि घर पर कुछ जरूरी काम है। उसके बाद वो वापस नहीं आई। सुना है वो अपने गांव वापस चली गई है। हाय, तुम लोगों ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया कि एक अच्छी भाली लड़की को यहाँ से भगा दिया। आखिर तुमने ये सब किस फायदे के लिए किया था? बड़ी बहन की बातें मेरे दिल पर एक भारी हथौड़े की तरह लगी। वो मेरी वजह से यहाँ से चली गई। मेरी एक छोटी सी भलाई आखिर में उसके लिए एक तेज चाकू बन गई। उस रात मैंने हॉस्टल में अकेले एक पूरी बोतल शराब पी। मैं नाशे में नहीं था, पर दिल पहले से कहीं ज्यादा दुखी था। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक मजाक हूँ, एक पूरी तरह से बेवकूफ इंसान जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। लोगों की बुराई के सामने मेरी वो छोटी सी भलाई बहुत कमजोर और बेकार निकली। आगे के दिन मैंने ऐसे ही बेचैनी में गुजारे, रोज किचन के सिंक के पास खड़ा होकर मशीन की तरह वो सब्जियां धोता रहता जो कभी खत्म नहीं होती। ठंडा पानी मेरे हाथों को लगता और वो ठंडक मेरी हड्डियों तक पहुंच जाती। कियान देशंग ने पूरी तरह मेरी जगह ले ली थी। वो न सिर्फ खाना बनाता बल्कि सामान खरीदने के काम में भी टंग अड़ाने लगा। रोज सामान लाने वालों पर चिल्लाता, कभी कहता मीट में चर्बी ज्यादा है तो कभी कहता सब्जियां ताजी नहीं है। मुझे पता था कि वो अपना रौब जमा रहा है और आने वाले डिप्टी डायरेक्टर के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। वो जब भी मुझे देखता ताना जरूर मारता, ओहो हमारे बड़े नेक मास्टर जू, आज तो पट्टा गोभी बड़ी सफेद धोई है। कैसा लग रहा है सब्जी धोना? आसान है ना? अब तुम्हें फालतू की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। मैं उसकी बातों का कभी जवाब नहीं देता था। मेरी खामोशी को वो मेरी कमजोरी और हार समझता था। वो और भी बदतमीज हो गया। कैंटीन के खाने की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। जब मैं खाना बनाता था तो ब्रेस्ड पॉर्क में चर्बी होती थी, पर वो चिपचिपा नहीं होता था, और आलू बीफ अच्छे से गले हुए होते थे। पर अब कियान देशंग के हाथ का खाना कभी ज्यादा नमक वाला होता तो कभी तेल कम होता, और मीट तो इतना सख्त होता था। वर्कर्स बहुत शिकायत करते, पर किसी की मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। डायरेक्टर लियू ने 2 बार उससे बात की, पर उसने उनको भी उल्टा जवाब दे दिया। इतने कम बजट में अच्छा सामान कहां से आएगा? मैं कुछ लोगों की तरह फैक्ट्री के पैसे लड़कियों को खुश करने में तो नहीं उड़ा सकता। उसकी सारी बातों का इशारा मेरी तरफ था। डायरेक्टर लियू भी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाए। मैंने ये सब देखा और मेरे दिल में गुस्से की आग फिर से जलने लगी। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। मैं कियान देशंग जैसे आदमी को जीतने नहीं दे सकता था और गू शाओवेन को इस झूठे इल्जाम के साथ दूर जाने नहीं दे सकता था। मैं कियान देशंग पर नजर रखने लगा। मैंने देखा कि वो हर रोज काम के बाद सबसे आखिर में कैंटीन से निकलता और उसके हाथ में हमेशा एक भारी बैग होता। वो अक्सर पॉक सप्लाई करने वाले अंकल ली के साथ कैंटीन के पीछे वाले दरवाजे के पास अकेले में बातें करता। कभी सिगरेट देता तो कभी आंखों से इशारे करता। मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है।
एक वीकेंड की रात मैं हॉस्टल नहीं गया जब सब चले गए और कैंटीन का मैं दरवाजा लॉक हो गया तो मैं पीछे की खिड़की से अंदर कूद गया। किचन में बिल्कुल अंधेरा था, बस खिड़की से चांद की थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैं अंधेरे में रास्ता ढूंढते हुए कियान देशंग के लॉकर के पास पहुंचा। लॉकर लॉक था। मैंने अपनी जेब से एक पतला लोहे का तार निकाला जो मैंने पहले से तैयार रखा था और लॉक में डालकर घुमाने लगा। ये मैंने बचपन में एक ताले वाले से सीखा था और मुझे नहीं पता था कि आज ये काम आएगा। एक हल्की सी आवाज हुई और लॉक खुल गया। मैंने लॉकर खोला तो उसमें से अजीब सी बदबू आई। उसके अंदर बचा हुआ खाना पैक करके रखा था और 2 सिगरेट की डिब्बियां भी थी जो अभी खुली नहीं थी। ये तो छोटी मोटी चोरियां थी। मैंने सामान को हटाया तो लॉकर के सबसे नीचे मुझे एक हार्ड कवर वाली डायरी मिली। मैंने डायरी खोली और लाइटर जलाकर देखा। जब मैंने पढ़ा कि उसमें क्या लिखा था तो मेरे हाथ कांपने लगे। वो एक हिसाब की किताब थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि किस दिन से उसने पॉक सप्लायर अंकल ली के साथ मिलकर हर बार खरीदारी में झूठ बोला। फैक्ट्री ने 50 किलो मीट का पैसा दिया था पर वो सिर्फ 40 किलो देते थे। बचा हुआ 10 किलो का पैसा कियान देशंग और अंकल ली आपस में बांट लेते थे और सब्जियों में खराब होने वाली सब्जियों को फ्रेश सब्जियों की जगह रखकर उनके पैसे अपनी जेब में डाल लेता था। सिर्फ एक महीने में उसने जितना पैसा खाया वो मेरी 6 महीने की सैलरी के बराबर था। डायरी के आखिरी पेज पर उसका प्लान लिखा था कि डेप्यूटी डायरेक्टर बनने के बाद वो सब सप्लायर्स को बदलकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ले आएगा। ये सब देखकर मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और गुस्सा आसमान छू रहा था। ये इंसान पूरी तरह अंदर से सैट चुका था। वो न सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहता था बल्कि पूरी कैंटीन और फैक्ट्री को भी खोखला करना चाहता था। मैंने वो डायरी अपनी शर्ट के अंदर छुपा ली और चुपचाप लॉकर को वापस वैसे ही बंद कर दिया और पीछे की खिड़की से बाहर निकल गया। वापस हॉस्टल आकर पूरी रात नहीं सोया। डायरी की एक बात मैंने अपने दिमाग में बिठा ली। मैं एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जब मैं कियान देशंग को पूरी तरह से बेशरम साबित कर सकूं। 2 दिन बाद वो मौका आ गया। फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा जिसमें लिखा था कि डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए भाषण जुम्मे की दोपहर को होगा। उसी दिन एक नोटिस मुझे भी मिला जिसमें बस एक ठंडी लाइन लिखी थी, कॉमरेड ली जियांगो कृपया आज दोपहर 2 बजे फैक्ट्री मैनेजर के ऑफिस आइए। नीचे मैनेजर ऑफिस लिखा था मेरे हाथ में। वो नोटिस था और मेरे हाथों से पसीना निकाल रहा था। फैसले का वक्त तक आया था। आज दोपहर को पता चल जाएगा कि मुझे निकाला जाएगा या वार्निंग मिलेगी। मैंने एक लंबी सांस ली और उस हार्ड कवर डायरी को अपने सीने से लगा लिया। चाहे जो भी नतीजा हो, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि कियान देशंग आखिर किस मिट्टी का बना है। दोपहर 1:50 पर मैं 10 मिनट पहले फैक्ट्री ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया। फैक्ट्री में 5 साल से काम करते हुए मैंने मैनेजर को सिर्फ दूर से बड़ी मीटिंग्स में देखा था। सुना था कि वो बहुत सख्त आदमी है जो हाल ही में शहर से ट्रांसफर होकर आए थे और फैक्ट्री में बड़े बदलाव करने वाले थे और कैंटीन सबसे पहला टारगेट था। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। क्या उन्होंने कियान देशंग की झूठी बातें सुन ली हैं और मुझे निकालकर सबको वार्निंग देना चाहते हैं या कुछ और बात है। पर मुझे पता था कि मैं शांत नहीं बैठ सकता। मैंने शर्ट के अंदर हाथ डालकर उस हार्ड कवर डायरी को छुआ। ये मेरा अकेला हथियार था। अगर आज मुझे निकाला गया तो मैं कियान देशंग को भी अपने साथ ले डूबूंगा और इस कीड़े को रेड स्टार फैक्ट्री से निकल फेंकूंगा। मैंने अपनी धुली हुई सफेद यूनिफॉर्म ठीक की और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। कॉरिडोर बहुत शांत था। सिर्फ मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। जितना मैं मैनेजर के ऑफिस के पास जा रहा था मेरी धड़कन उतनी तेज हो रही थी। मैं उस बंद दरवाजे के पास गया, एक लंबी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। अंदर से एक भारी और सख्त आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। ऑफिस बहुत बड़ा और सिंपल था। एक बड़ी डेस्क, 2 चेयर्स और एक बुक शेल्फ। एक 50 साल के आसपास के आदमी डेस्क के पीछे बैठे थे। उन्होंने एक साफ सुथरा सूट पहना था और उनके बाल ठीक से सेट थे। यही थे मैनेजर। मेरी नजर ऑफिस में घूमी और मैं वही जम गया। डेस्क के साइड में एक और इंसान खड़ा था, एक जाना पहचाना पर अनजान सा चेहरा। वो गू शाओएं थी। वो मुझे देख रही थी पर वो अब उस डरती हुई लड़की जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जो मेरी यादों में थी। उसने एक बढ़िया ड्रेस पहनी हुई थी। भले ही वो कोई महंगी ड्रेस नहीं थी पर साफ सुथरी थी जिसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसके बाल अच्छे से बांधे हुए थे और उसका माथा चमक रहा था। उसके चेहरे पर अब वो पीली बीमारी जैसी रंगत नहीं थी बल्कि एक हेल्दी चमक थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में डर और घबराहट नहीं थी बल्कि वो बहुत शांत थी और उसमें थोड़ी माफी भी थी। उसने मुझे देखकर हल्के से सर हिलाया। उसके होठ हिले जैसे वो कुछ कहना चाहती थी। मेरा दिमाग पूरा सुन्न हो गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या वो अपने गांव वापस नहीं चली गई थी? वो यहाँ मैनेजर के ऑफिस में क्या कर रही है? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे जिससे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। तुम ही ली जियांगो हो ना? मैनेजर गू की आवाज से मैं होश में आया। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। हेलो मैनेजर, मैं ली जियांगो हूँ। मैनेजर गू ने सामने वाली चेयर की तरफ इशारा किया। बैठकर बात करो। मैं घबरा कर बैठ गया। मेरा शरीर एक तार की तरह खींचा हुआ था पर मेरी नजरें बार बार गू शाओएन की तरफ जा रही थी। उसको मेरी बेचैनी समझ आ गई और उसने मुझे शांत करने वाली स्माइल दी। मैनेजर गू ने मेरा रिएक्शन देख लिया था। उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट पर आने की जगह डेस्क पर रखी एक फाइल उठाई और मुझे दी, कॉमरेड ली जियांगो पहले इसको देखो। मैंने डाउटफुल होकर फाइल ली और खोला। उसमें बहुत सारे पेपर्स थे। पहला पेज मेरी पर्सनल फाइल थी, मेरे फैक्ट्री आने से लेकर अब तक की पूरी डिटेल वहां थी। मैंने आगे पेज पाल्टा तो उसमें हाथ से लिखे हुए नोट्स थे। राइटिंग बहुत साफ और सुंदर थी पर उसमें जो लिखा था वो पढ़कर मुझे झटका लगा। 12 मार्च 1984 मास्टर ली जियांगो ने आंटी वांग का लीक होता हुआ लंच बॉक्स ठीक किया और उन्होंने एक शुक्रिया तक नहीं कहा। 5 जुलाई 1984 कैंटीन में तरबूज आए थे। कियान देशंग ने सबसे बड़ा पीस अपने लिए रख लिया पर मास्टर ली जियांगो ने अपना हिस्सा छोटे हेल्पर्स को बांट दिया। 20 जनवरी 1985 मास्टर ली जियांगो ने देखा कि नई लड़की गू शाओएं सिर्फ साड़ी सब्जी खाती
है तो उनका हाथ पहली बार कांपा और उसके खाने में 2 ब्रेज्ड पॉर्क के टुकड़े डाल दिए। ये सब ऐसी छोटी बातें थी जो मैं कब का भूल चुका था। ये सारी बातें तब से शुरू हुई थी जब मैंने 2 साल पहले गू शाओन की मदद करनी शुरू की थी, और तब तक चली जब तक मुझे सब्जी धोने पर नहीं लगा दिया गया। वहां पर मेरी नेचर और मेरी पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। यहाँ तक कि कियान देशंग के साथ होने वाली बहस के टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो भी लिखा था। मैं हैरान होकर सर उठाया और गू शाओन को देखा। वो शांति से मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में इज्जत और शुक्रिया था। मुझे तुरंत समझ आ गया ये सब उसने लिखा है। मेरी धड़कानें और तेज हो गई। एक अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में आया। तभी मैनेजर गू बोले। उनकी आवाज शांत थी पर उनके शब्द मेरे कानों में किसी बम की तरह फेट। कॉमरेड ली जियांगो, मैं तुम्हें फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस करा दूं। ये मेरी बेटी गू शावे है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। गू शावे मैनेजर की बेटी है। मैं कभी गू शावेन को तो कभी मैनेजर गू को हैरानी से देखता रहा। बाप बेटी की शक्ल सच में थोड़ी मिलती जुलती थी, खासकर उनकी चमकती हुई आंखें। पर मैं इस कॉन्फिडेंट लड़की को कैंटीन के कोने में बैठकर पट्टा गोभी और चावल खाने वाली उस पतली और बीमार लड़की से जोड़ नहीं पा रहा था। मैनेजर गू को मेरी हैरानी समझ आ रही थी। वो खिड़की के पास गए और फैक्ट्री में घूमते हुए वर्कर्स को देखकर आराम से बोले, कॉमरेड ली जियांगो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। ये एक लंबी कहानी है। मैं जब यहाँ रेड स्टार फैक्ट्री में नया ट्रांसफर होकर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, खासतौर पर कैंटीन डिपार्टमेंट में, जहाँ लोग काम नहीं करते और करप्शन बहुत ज्यादा है। ये सब ठीक करना आसान नहीं था रिफॉर्म लाने के लिए। मुझे सच्चाई जाननी थी, पर सिर्फ ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स पढ़ने से मुझे असलियत पता नहीं चलती। इसलिए मैंने शाओन को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक आम लड़की की तरह फैक्ट्री के सबसे ग्राउंड लेवल पर भेजा, वर्कशॉप में काम करने के लिए, ताकि वो मुझे अपनी आंखों से देखकर बताएं कि हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स आखिर कैसी जिंदगी जी रहे हैं और हमारे ऑफिसर्स आखिर कैसे लोग हैं उनकी। आवाज में थोड़ा दुख था। शाओन ने कैंटीन में करीब 1 महीने तक सिर्फ साड़ी सब्जी खाई और किसी भी ऑफिसर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें सिर्फ कागजों पर लिखे नंबर्स दिखते हैं, पर एक जिंदा इंसान नहीं दिखता जो अपना पेट भी नहीं भर पा रहा था जब तक तुम नहीं आए। मैनेजर गू पीछे मुड़े और मुझे गौर से देखने लगे। तुम कोई ऑफिसर नहीं हो, तुम सिर्फ एक आम कुक हो, पर तुमने उसकी परेशानी देखी और जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हारे उस हाथ कांपने ने न सिर्फ उन ठंडे और बेरहम रूल्स को तोड़ा, बल्कि किसी के दिल को गर्माहट भी दी। मेरा चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। गू शाओ तभी चलकर आई और उसने मुझे झुककर प्रणाम किया। मास्टर जो, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे सच छुपाया और शुक्रिया। उन 2 सालों में अगर आप नहीं होते तो मैं शायद सच में हिम्मत हार जाती। उसकी आवाज में थोड़ी रोने जैसी फीलिंग थी। आपने मुझे सिर्फ थोड़ा सा मीट नहीं दिया, बल्कि मेरे सबसे बुरे वक्त में मुझे ये दिखाया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छाई और भलाई बची है। मैंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। आप ऐसा मत कहिए, मैं इसका हकदार नहीं हूं। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। ये सब पिछले 2 सालों का एक टेस्ट और ऑब्जर्वेशन था। गू शाओन को मैनेजर ने जांच के लिए भेजा था और मैं अनजाने में उसकी रिपोर्ट का मैं हीरो बन गया था। मैनेजर गू वापस अपनी चेयर पर बैठे और उनका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। शाओन की रिपोर्ट से मुझे एक ईमानदार और अच्छे ली जियांगो के बारे में पता चला, और साथ ही मुझे एक झूठे, चुगलीखोर और गंदे दिमाग वाले कियान देशंग के बारे में भी पता चला। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कुछ लोगों की असलियत समझ आ गई है। कॉमरेड ली जियांगो, तुम्हें एक कॉलीग की मदद करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया और तुम्हें दुख पहुंचा। शाओन को भी इन झूठी अफवाहों के चक्कर में फैक्ट्री से थोड़े दिन के लिए जाना पड़ा। एक मैनेजर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुमसे माफी मांगू। और दूसरी बात यह है कि मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं मैनेजर, आप बस हुक्म कीजिए, मैं जरूर करूंगा। मैनेजर गू ने खुशी से सर हिलाया। कियान देशंग की प्रॉब्लम सिर्फ अफवाहें फैलाने तक नहीं है। शाओन की रिपोर्ट में बताया गया है कि वो खरीदारी में करप्शन कर रहा है, पर हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं था। मैं इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाने वाला था, पर आज सुबह शाओन ने मुझे बताया कि शायद तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने गू शाओन को देखा और उसने मुझे भरोसे वाली नजरों से देखा। मुझे समझ आ गया कि उसने लंबी छुट्टी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो भाग गई थी, बल्कि वो मैनेजर को रिपोर्ट देने गई थी। मैंने और देर नहीं की और अपने सीने से उस हार्ड कवर डायरी को बाहर निकाला। मैनेजर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये डायरी मुझे कुछ दिन पहले कियान देशंग के लॉकर से मिली थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि जब से उसने मैं शेफ का काम शुरू किया है, वो सप्लायर के साथ मिलकर झूठे नंबर्स बटाकर फैक्ट्री की प्रॉपर्टी चुरा रहा है। मैंने दोनों हाथों से वो डायरी मैनेजर गू की डेस्क पर रख दी। मैनेजर गू ने वो डायरी ली और एक एक पेज पलट कर देखने लगे। उनका चेहरा और भी गुस्से से भर गया और उनकी भोए गुस्से से टैन गई ऑफिस की हवा जैसे जम सी गई थी। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा और खड़े हो गए। कमीना 1 महीने में 300 से ज्यादा रुपए खा गया। ये कोई कीड़ा नहीं है, ये तो खून पीने वाला राक्षस है। वो गुस्से से हाँफ रहे थे हमारी फैक्ट्री के कितने वर्कर्स महीने भर मेहनत करके कुछ ही रुपए कमा पाते हैं, और कियान देशंग बस उंगलियां घुमाकर उन सब की मेहनत की कमाई अपनी जेब में डाल रहा है। ऐसे इंसान को सजा न मिलना ऊपर वाले का अपमान होगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में तारीफ और भरोसा था। कॉमरेड ली जियांगो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने न सिर्फ शाओन को बचाया बल्कि फैक्ट्री से इस कैंसर को भी निकालने में मदद की है। अब जबकि हमारे पास पक्का सबूत है तो अब वक्त आ गया है इसका सारा हिसाब बराबर करने का। उन्होंने अपनी घड़ी देखी, 2:30 बज गए हैं। कैंटीन में डेप्यूटी डायरेक्टर की स्पीच शुरू होने वाली होगी। चलो चलकर उससे मिलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये बातों का शेर कियान देशंग आज अपने आप को कैसे बचाता है जब हम कैंटीन
पहुंचे तो स्पीच शुरू हो चुकी थी। डायरेक्टर लियू पहली लाइन में डर के मारे सीधे बैठे थे। स्टेज पर कियान देशंग थूक उड़ा उड़ाकर भाषण दे रहा था। उसने एक नई नीली यूनिफॉर्म पहनी थी और बालों में तेल लगाकर चमकाया था, जिससे वो किसी हीरो जैसा लग रहा था। रिस्पेक्टेड लीडर्स और मेरे दोस्तों, मैंने कैंटीन में 20 साल काम किया है और मैंने अपनी पूरी जवानी रेड स्टार फैक्ट्री के डिपार्टमेंट को दे दी है। मुझे अपनी इस पोस्ट से बहुत लगाव है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई रूल्स तोड़े और अपने फायदे के लिए औकात भूल जाए। कुछ दिन पहले हमारी कैंटीन में ली जियांगुओ नाम का एक बुरा आदमी सामने आया, जिसने अपने शेफ होने का फायदा उठाकर फैक्ट्री की एक लड़की के साथ गलत रिश्ता बनाया और फैक्ट्री की चीजों से अपनी दोस्ती निभाई, जिसका बहुत बुरा असर पड़ा। शुक्र है मैंने वक्त पर इसे देख लिया और लीडर्स को इसकी रिपोर्ट की, वरना ये गंदा माहौल और बढ़ जाता। ये बोलते हुए उसने नाटक करते हुए बहुत दुखी होने का दिखावा किया। नीचे बैठे लोगों में थोड़ी चहल पहल हुई और बहुत से लोगों ने पीछे खड़े मेरी तरफ देखा। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के ठंडी नजरों से उसकी एक्टिंग देखता रहा। कियान देशंग ने हमें नोटिस नहीं किया और वो और भी जोश में बोलने लगा। अगर मैं डिप्टी डायरेक्टर बन गया तो मैं वादा करता हूं कि पहला, कोई भी खाना बर्बाद नहीं होगा, हर खरीदारी पर ध्यान रखा जाएगा और फैक्ट्री का एक एक पैसा बचाया जाएगा। दूसरा, मैं स्ट्रिक्ट रूल्स बनाऊंगा और ली जियांगो जैसे रूल्स तोड़ने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। तीसरा, मैं खुद ईमानदारी से काम करूंगा और एक साफ सुथरी पहचान बनाऊंगा। आप सब मुझ पर नजर रख सकते हैं। ये कहकर उसने स्टेज से नीचे झुककर सबको प्रणाम किया। नीचे बैठे लोगों ने तालियां बजाई। कियान देशंग सीधा खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसने मुझे चिढ़ाने वाली नजरों से भी देखा, जिसमें इंसल्ट और घमंड भरा था। ठीक उसी वक्त दरवाजे से एक भारी आवाज आई। बहुत खूब, बहुत अच्छा भाषण था। मैनेजर गु अपने हाथ पीछे किए हुए धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आए। कैंटीन में अचानक सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें मैनेजर पर ठहर गई। सबके चेहरे पर हैरानी थी कि फैक्ट्री मैनेजर खुद कैंटीन के डिप्टी डायरेक्टर की स्पीच में क्यों आए। कियान देशंग के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने मैनेजर को देखा और फिर मैनेजर के पीछे गु शाओवेन और मुझे देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। डायरेक्टर लियू तो डर के मारे चेयर से ही खड़े हो गए। मैनेजर, आप यहाँ कैसे? मैनेजर गु ने उन्हें इग्नोर किया और सीधे स्टेज के पास गए। उन्होंने नीचे बैठे वर्कर्स को देखा और फिर गुस्से भारी नजरों से स्टेज पर खड़े कियान देशंग को देखा। कियान देशंग, तुमने अभी कहा कि तुम ईमानदारी से काम करोगे और एक साफ सुथरी पहचान बनाओगे। कियान देशंग के माथे पर पसीना आ गया। उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, हाँ मैनेजर, मैं हमेशा अपने आप को ऐसा ही बनाए रखना चाहता हूँ। ठीक है। मैनेजर गु ने सर हिलाया। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस महीने तुमने पॉक खरीदने वाले पैसों में से कितना कमीशन खाया? कियान देशंग की टांगें कांपने लगी और वो गिरते गिरते बचा। मैनेजर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैनेजर गु ने ठंडी हंसी। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा और सप्लायर अंकल ली का क्या रिश्ता है और तुम हर बार सब्जियों का क्या करते हो? सबका वजन कम कैसे है? ये सब क्या है? स्टेज के नीचे शोर मच गया। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे और कियान देशंग को शाक की नजरों से देखने लगे। कियान देशंग पूरी तरह घबरा गया। उसने मेरी तरफ इशारा करके जोर से चिल्लाया, मैनेजर, आप इसकी बकवास मत सुनिए। ये सब ली जियांगुओ मेरे खिलाफ झूठ बोल रहा है। उसको मेरी शिकायत का गुस्सा है, इसलिए वो बदला लेने के लिए कहानी बना रहा है। ली जियांगुओ, तुम एक घटिया इंसान हो। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम सिर्फ इल्जाम लगा रहे हो। वो आखिरी कोशिश कर रहा था। मैं उसकी घबराहट देखकर हंसना चाहता था। सबूत? मैनेजर गु ने अपनी जेब से वो हार्ड कवर डायरी निकाली। कियान देशंग अपनी आंखें खोलकर, देखो ये क्या है? इसमें एक एक हिसाब साफ साफ लिखा है। 5 अगस्त झूठा पोर्क 10 किलो प्रॉफिट 21 रुपए। 9 अगस्त खराब सब्जी को अच्छी सब्जी बताकर 8 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट खाया। मैनेजर गु जैसे जैसे पढ़ रहे थे, कियान देशंग का चेहरा सफेद होता जा रहा था। जब मैनेजर ने आखिरी हिसाब पढ़ा तो कियान देशंग के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो पूरी तरह कांप रहा था। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये नकली है। वो अभी भी झूठ बोल रहा था। नकली है मैनेजर। गु ने डायरी उसके सामने फेंक दी। इसमें लिखी हुई राइटिंग तुम्हारी है या नहीं, खुद देख लो। फिर वो स्टेज के नीचे सबकी तरफ मुड़े और जोर से बोले, साथियों, आज मैं आप सबको एक इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने गु शाओवेन को आगे किया। ये मेरी बेटी गु शाओवेन है। पिछले 2 सालों से ये एक आम वर्कर की तरह आप सबके बीच रह रही थी। इसने हमारी रेड स्टार फैक्ट्री की अच्छाई भी देखी और कियान देशंग जैसे घटिया लोगों को भी देखा जो हमारे बीच छुपे हैं। पूरी कैंटीन में अचानक शोर मच गया। सब लोग गु शाओवेन को हैरानी से देख रहे थे। वो शांत सी लड़की जिसको लोग परेशान करते थे, वो मैनेजर की बेटी निकली। कियान देशंग को तो जैसे झटका लग गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सुन्न हो गई और मुंह से बड़बड़ाने लगा। मैनेजर की बेटी, उसको समझ आ गया कि वो शुरू से ही हार गया था, पूरी तरह से हार गया था। मैनेजर गु ने जमीन पर गिरे कियान देशंग की तरफ इशारा किया और सबके सामने अनाउंस किया, मैं अनाउंस करता हूं कि अभी से कियान देशंग को फैक्ट्री से निकाला जाता है और इसके करप्शन का केस पुलिस को दिया जाता है और ली जियांगुओ पर लगाए गए इल्जाम बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं। फैक्ट्री उनकी इज्जत वापस लौटाएगी और उन्हें इनाम देगी। आज से ली जियांगुओ नए लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे, जो कैंटीन और परचेज का पूरा काम देखेंगे। मेरा दिल आखिरकार शांत हुआ। मैंने सिर उठाया और सबकी नजरों को देखा, जिसमें हैरानी, जलन और इज्जत थी। मैंने डायरेक्टर लियू को चैन की सांस लेते देखा। उन कलीग्स की आंखों में शर्मिंदगी देखी जो मुझसे दूर भागते थे
और मैंने गू शाओवेन को देखा जो मुझे देखकर दिल से मुस्कुरा रही थी। कैंटीन की खिड़की से धूप आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और मेरे दिल में भी मुझे पता था कि आज से सब कुछ बदल जाएगा। कियान देशेंग मिट्टी की तरह जमीन पर पड़ा था, जिसको सिक्योरिटी वाले दोनों तरफ से पकड़कर घसीटकर बाहर ले गए। वो अभी भी अजीब अजीब बातें चिल्ला रहा था, पर कोई सुन नहीं रहा था और ना ही कोई सुनना चाहता था। उसका तेल लगा चमकता चेहरा अब पूरी तरह से उदास और निराश लग रहा था। कैंटीन में मौत जैसी शांति थी। सबकी नजरें मुझ पर, मैनेजर गू और गू शाओवेन पर घूम रही थी। सबके चेहरे पर हैरानी, इज्जत और थोड़ी शर्मिंदगी थी। खासकर वो लोग जो पहले कियान देशेंग के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाते थे, वो सब सिर झुकाए ऐसे खड़े थे जैसे जमीन में गड़ जाना चाहते हो। डायरेक्टर लियू का चेहरा तो देखने लायक था, कभी हरा तो कभी सफेद। वो जल्दी से मैनेजर गू के पास गए और हाथ रगड़ते हुए लगभग 90 डिग्री तक झुक गए। मैनेजर, मुझसे सच में बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कियान देशेंग ऐसी हरकत करेगा। मेरी सोच बहुत छोटी रह गई। मैं माफी मांगता हूँ। मैं सच में माफी मांगता हूँ। मैनेजर गू ने उन्हें सख्त नजरों से देखा, पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। डायरेक्टर लियू, तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी सोच नहीं, बल्कि तुम्हारे असूल खराब हैं। तुम बस सबके साथ अच्छा बनकर रहना चाहते हो, गलत कामों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और चुप रहते हो। ये एक तरह से गलत कामों को बढ़ावा देना है। डायरेक्टर लियू का सिर और नीचे हो गया। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। जी मैनेजर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने फैक्ट्री का भरोसा तोड़ा है। मैनेजर गू ने हाथ हिलाया। ठीक है, अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। कियान देशेंग जा चुका है, पर कैंटीन का काम नहीं रुकना चाहिए। आज से ली जियांगो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का कैंटीन मैनेजमेंट देखेंगे और तुम्हें उनकी पूरी मदद करनी है। समझ गए ना जी? जी, मैं पूरी तरह ली जियांगो के काम में उनकी मदद करूंगा। डायरेक्टर लियू ने सर हिलाया और मेरी तरफ मुड़कर एक ऐसी हंसी हंसी जो रोने से भी बुरी थी। डिप्यूटी डायरेक्टर ली, आगे से आप मुझे गाइड करते रहिएगा। ये डिप्यूटी डायरेक्टर ली सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे सामने एक आदमी जो मेरे बाप की उम्र का है, वो मेरे सामने ऐसे झुक रहा था। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बल्कि बहुत बुरा लगा। मैंने उन्हें इग्नोर किया और मैनेजर गू से कहा, मैनेजर, मैं कैंटीन के काम को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैनेजर गू ने खुशी से सर हिलाया और स्टेज के नीचे खड़े सभी कैंटीन वर्कर्स से कहा, साथियों, आज की इस घटना से आप सबको सीख लेनी चाहिए। रेड स्टार फैक्ट्री हम सबका घर है और इस घर को मेहनत करने वालों की जरूरत है, चोर उचकाकों की नहीं। ली जियांगो की क्षमता और उनकी ईमानदारी सबने देखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वैसे ही उनके काम में भी उनका साथ देंगे। अगर अब किसी ने पीछे से कोई चालाकी की या अफवाहें फैलाई तो बात सिर्फ निकालने तक नहीं रहेगी। उनकी आवाज बहुत सख्त थी और एक एक शब्द सबके दिल में बैठ गया। सबने एक साथ सीधे होकर जवाब दिया, जी मैनेजर। मैनेजर गू ने और कुछ नहीं कहा और गू शाओवेन और मुझे उस शोर वाली कैंटीन से ले गए। वापस मैनेजर के ऑफिस आकर मैनेजर गू ने मुझे अपने हाथों से पानी दिया। कॉमरेड ली जियांगो, आज तुम्हें बहुत परेशानी हुई। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। मैनेजर, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। अगर आप और शाओवेन नहीं होते तो मैं अभी तक निकाल दिया जाता। गू शाओवेन ने मुझे देखकर स्माइल की। उसकी उस स्माइल में सिर्फ इज्जत और एक अच्छे दोस्त वाला भरोसा था। उसमें कोई लड़का लड़की वाली बात नहीं थी। मास्टर ली, हमें आपका शुक्रिया करना चाहिए। आपने अपनी अच्छाई और ईमानदारी से इस फैक्ट्री की सबसे कीमती चीज बचा ली है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, अगर मशीन खराब हो जाए तो ठीक हो सकती है, पर अगर लोगों का दिल खराब हो जाए तो फैक्ट्री नहीं बच सकती। उसकी ये बातें बहुत सीधी थी, जिन्हें सुनकर मुझे भी काफी अच्छा लगा। हमारे बीच उन गंदी अफवाहों जैसा कुछ नहीं था। हमारे बीच सिर्फ एक मकसद के लिए काम करने वाले दोस्तों जैसा रिश्ता था। मैनेजर गू बैठे और बहुत सीरियस होकर बोले, ली जियांगो, डेप्यूटी डायरेक्टर का फॉर्मल ऑर्डर कल तक निकल जाएगा, पर मैं तुम्हें कोई बड़ी कुर्सी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। कैंटीन लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का पहला स्टेप है और सबसे मुश्किल भी। कियान देशेंग तो पकड़ा गया, पर उसके बनाए हुए कनेक्शन अभी भी मौजूद हैं। वो लोग जो उसके साथ करप्शन करते थे, वो सप्लायर्स अभी भी हैं। तुम्हारे आने के बाद मुश्किलें और बढ़ेंगी। मैंने जल्दी से सर हिलाया। मैनेजर, मैं समझ गया, मुझे डर नहीं लगता। सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलेगा, तुम्हें प्लानिंग करनी होगी। मैनेजर गू ने अपने ड्रॉअर से एक फाइल निकाली। ये नए रूल्स का एक प्लान है, इससे अपने साथ ले जाओ और पढ़ो। मेन रूल ये है कि सब कुछ ओपन, साफ और सिस्टम के हिसाब से होगा। खरीदारी, चेकिंग, बजट, सब कुछ लोगों की निगरानी में होगा। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। फैक्ट्री तुम्हारी पूरी मदद करेगी। तुम्हें लोग चाहिए, गाड़ी चाहिए या कोई भी परमिशन चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। मैंने उस भारी फाइल को लिया जैसे मैंने पूरी रेड स्टार फैक्ट्री के हजारों वर्कर्स का भरोसा अपने हाथ में ले लिया हो। मैनेजर, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उस दोपहर मैं हॉस्टल नहीं गया। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि कैंटीन के सब वर्कर्स को उसी कैंटीन में बुलाया जहां अभी इतना बड़ा तमाशा हुआ था, और वहां मैंने अपनी पहली मीटिंग की। मैंने ज्यादा बड़ी बातें नहीं की, बस 3 रूल्स बनाए। पहला, कल से फैक्ट्री वर्कर्स की एक खाना चेक करने वाली टीम बनेगी जो हर रोज खरीदारी, सफाई और खाने की क्वालिटी को चेक करेगी और उनका रिव्यू कैंटीन के बाहर बोर्ड पर लगेगा। दूसरा, सभी खरीदारी पर 2 लोग जाएंगे। सामान की चेक वेइंग उसी वक्त होगी और साइन होंगे। बिल हर रोज क्लियर होंगे और हफ्ते में पब्लिक किए जाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मैंने दीवार पर लगे लोगों की सेवा करो वाले बोर्ड की तरफ इशारा किया। हम कुक हैं, हमारा पहला काम है अपने वर्कर्स को गर्म, साफ और अच्छा खाना खिलाना। अगर अब किसी ने वर्कर्स के खाने के साथ मजाक किया या फैक्ट्री के पैसों पर बुरी नजर डाली तो कियान देशेंग का आज उनका कल होगा। मेरे बोलने के बाद पूरी कैंटीन में शांति थी। जिन लोगों की आंखों में पहले डर या लालच था, अब उनकी नजरें धीरे धीरे बदलने लगी थी।
अगले दिन मेरा प्रमोशन ऑर्डर फैक्ट्री के सबसे मेन नोटिस बोर्ड पर लग गया। रेड कलर की फाइल में ब्लैक फॉन्ट में लिखा था, ली जियांगवो आज से लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, और आगे लिखा था, अभी से लागू होगा। मैं रेड स्टार फैक्ट्री की हिस्ट्री में सबसे जवान डिप्टी डायरेक्टर्स में से एक बन गया था। जब मैं कैंटीन गया तो वहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। किचन के हेल्पर्स अब मुझसे चुप नहीं रहे थे, बल्कि सामने आकर इज्जत से डिप्टी डायरेक्टर ली बोल रहे थे। उनका काम भी पहले से बहुत तेज हो गया था। चॉपिंग बोर्ड साफ थे और जमीन भी बिल्कुल चमक रही थी। पर मुझे पता था कि असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी है। सुबह 9 बजे सामान लेने वाली गाड़ी आई। गाड़ी चलाने वाला कियान देशेंग का सबसे मेन साथी और पोर्क सप्लायर ली गुई था। ली गुई 40 साल के आसपास का एक मोटा आदमी था, जिसके चेहरे पर बहुत चर्बी थी और उसके गले में एक मोटी गोल्ड चेन थी, जो उस जमाने में बहुत अजीब लगती थी। उसने पहले की तरह गाड़ी पीछे वाले दरवाजे पर रोकी और गाड़ी से कूदकर जोर से चिल्लाया, सामान उतारो आए, 50 किलो पोर्क है, आकर मेरी मदद करो। उसके पीछे 2 और आदमी एक बड़ा सा बैम्बू बास्केट उठाकर पीछे किचन में ला रहे थे। मैं किचन से बाहर आया और दरवाजे पर उनका रास्ता रोक लिया। रुको ली, गुई मुझे देखकर हैरान हुआ और फिर नकली हंसी हंसने लगा। ओहो, क्या ये मास्टर ली नहीं है? अरे नहीं, अब तो इन्हें डेप्यूटी डायरेक्टर ली बुलाना पड़ेगा। मुबारक हो, मुबारक हो। उसने बोलते हुए अपनी जेब से एक महंगी सिगरेट का पैकेट निकालकर मुझे दिया। डिप्टी डायरेक्टर ली, आगे भी मेरा ध्यान रखिएगा। हमारा पार्टनरशिप पहले की तरह ही बढ़िया रहना चाहिए। उसने बढ़िया शब्द पर जानबूझकर जोर दिया और उसकी आंखों में एक डर और धमकी थी। मैंने उसकी सिगरेट नहीं ली और नॉर्मल आवाज में बोला, बॉस ली, ध्यान रखना, दोनों तरफ से होता है। आज से कैंटीन में नए रूल्स हैं। सभी सामान पहले वेट होगा, फिर अंदर जाएगा। मैंने पीछे इशारा किया। किचन के दरवाजे पर एक नई वेइंग मशीन रखी हुई थी। मशीन के पास कल फैक्ट्री से बुलाए गए 2 वर्कर इंस्पेक्शन के लिए खड़े थे, जिनके हाथ में पेपर और पेन था। ली गुई का चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी हंसी रुक गई। डेप्यूटी डायरेक्टर ली, इसका क्या मतलब है? हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर नहीं, इस मशीन पर भरोसा है। मैंने उस वेइंग मशीन पर हाथ मारा। रूल्स होते हैं और सबके लिए एक जैसे होते हैं। मीट उठाकर यहाँ रखो और वेट करो। ली गुई की आंखें थोड़ी फड़की। उसको पता चल गया था कि आज बचना मुश्किल है। कियान देशेंग और उसका सारा स्कैम इस वजह से चलता था कि सामान कभी वेट नहीं होता था। वो जितना बोलता था कियान देशेंग उतना ही लिख देता था। उसने कुछ सेकंड सोचा और गुस्से से अपने आदमियों को इशारा किया। दोनों आदमियों ने वो भारी बैम्बू बास्केट मशीन पर रख दिया। मैं वहां गया और वेट चेक किया। सबकी नजरें हिलती हुई मशीन पर थी। मेरे पीछे खड़े दोनों वर्कर्स भी अपनी गर्दन निकाल कर देख रहे थे। आखिर में वेट रुक गया। मैंने उस नंबर को देखा और एक ठंडी हंसी। बॉस ली, क्या तुमने 50 किलो नहीं बोला था? मैंने मशीन की तरफ इशारा किया और मेरी आवाज तेज हो गई। इसमें साफ साफ 41 किलो लिखा है, वो भी टोकरी के साथ। अब तुम मुझे बताओ कि बाकी का 9 किलो मीट क्या रास्ते में गिर गया था या हवा में उड़ गया? अचानक आसपास खड़े कैंटीन के वर्कर्स और वहां से गुजरने वाले वर्कर्स में शोर मच गया। ओ माय गॉड, 50 किलो में से सीधा 9 किलो कम? ये तो बहुत घटिया हरकत है। इसका मतलब हम पहले से ही धोखे वाला मीट खा रहे थे। कियान देशेंग, वो कमीना, न जाने इनके साथ मिलकर कितना पैसा खा गया होगा। ली गुई का चेहरा बहुत अजीब लाल हो गया और उसके तेल वाले माथे से पसीना बहने लगा। उसने मेरी तरफ इशारा करके गुस्से में चिल्लाया, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी मशीन में गड़बड़ है, तुम्हारी मशीन खराब है, मेरी मशीन खराब है। मुझे पता था वो यही बोलेगा। मैंने किचन से एक पहले से तैयार किया हुआ आटे का पैकेट निकाला, जिस पर स्टैंडर्ड वेट 10 किलो लिखा था। ये फैक्ट्री के चेकिंग रूम से चेक किया हुआ था। पूरा 20 जिन 1 ग्राम भी कम नहीं है। सब लोग ध्यान से देख लो। मैंने आटे का पैकेट मशीन पर रखा और मशीन सीधा 10 किलो पर रुक गई। अब सच सबके सामने था और ली गी की बोलती बंद हो गई। उसे पता था कि वो पकड़ा गया है। आसपास खड़े वर्कर्स उस पे उंगलियां उठाकर उसको लगातार गालियां देने लगे। फ्रॉड बिजनेसमैन, हमारी रेड स्टार फैक्ट्री से दफा हो जाओ। ली गुई को बहुत गालियां पड़ी। उसने मुझे बुरी नजर से देखा और उसकी आंखों में बहुत नफरत थी। उसको समझ आ गया कि यहाँ रुकने से उसकी और बेइज्जती होगी, इसलिए उसने अपने आदमियों को इशारा किया और मीट की टोकरी लेकर जाने लगा। जाना चाहते हो? मैंने उसको फिर से रोका। ली जियांगवो, अपनी हद पार मत करो। ली गुई ने डांट पीसते हुए कहा, अब मुझे ये बिजनेस नहीं करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुमने मुझसे पंगा लिया है। आगे से तुम्हारी कैंटीन शहर से 1 किलो अच्छा मीट नहीं खरीद पाएगी। ये खुली धमकी थी। वो शहर का सबसे बड़ा पॉर्क डीलर था और उसके पास बहुत सारे स्लॉटर हाउस थे। अगर वो ये बात फैला देता तो सच में मेरे लिए बड़ी परेशानी बन जाती। पर क्या मैं उससे डरूंगा? मैंने उसकी खतरनाक नजरों में देखा और एक एक शब्द चबाकर बोला, पहला, इस मीट का वेट भी कम है और क्वालिटी भी ठीक नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम फाइन लगाएंगे। दूसरा, आज से रेड स्टार फैक्ट्री तुम्हारे साथ अपना सारा बिजनेस हमेशा के लिए खत्म करती है। तीसरा, तुम्हारे और कियान देशेंग के सालों तक फैक्ट्री का पैसा चुराने के बारे में हम सब पेपर तैयार करके पुलिस को देंगे। और जहां तक तुमने कहा कि हमें मीट नहीं मिलेगा, मैंने आसपास खड़े गुस्से से भरे वर्कर्स को देखा और जोर से बोला, हमारी रेड स्टार फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे धोखेबाज के बिना हमारे हजारों वर्कर्स मीट नहीं खा पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूं, कल से हमारी कैंटीन का मीट पहले से फ्रेश, सस्ता और पूरा होगा। शाबाश पता नहीं किसने ये आवाज लगाई और फिर जोर की तालियां और शोर से पूरी कैंटीन गूंज उठी।
उस जोर के शोर में ली गुई का चेहरा पेपर जैसा सफेद हो गया। उसको समझ आ गया कि यहाँ उसका गेम खत्म हो चुका है। वो एक हरे हुए कुत्ते की तरह जल्दी से गाड़ी में घुसा, इंजन स्टार्ट किया और गालियों के शोर के बीच शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। उसकी गाड़ी को दूर जाते देखकर मुझे बिल्कुल रिलैक्स फील नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि ली गुई को भगाना सिर्फ उस कैंसर की एक बीमारी को ठीक करने जैसा है। असली चैलेंज ये था कि इन पुराने बेकार लोगों के बीच से कैंटीन के लिए एक साफ और नया रास्ता कैसे ढूंढा जाए। ली गुई की धमकी बहुत जल्दी सच में बदल गई। अगले दिन सुबह मैं शहर के सब्जी मार्केट और फूड स्टेशन पर सामान खरीदने गया। मैं 4-5 दुकानों पर गया, पर सब ने मुझे मना कर दिया। वो बॉस जो पहले फैक्ट्री के लोगों को देखकर अपनों जैसा बर्ताव करते थे, अब मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। किसी ने कहा, अरे यार, आज का मीट ऑलरेडी बुक है। किसी ने कहा, हमारा छोटा बिजनेस है, हम तुम्हारी बड़ी फैक्ट्री के रूल्स के साथ काम नहीं कर सकते। और एक बंदा जिसकी ली गुई के साथ अच्छी बनती थी, उसने ताना मारते हुए कहा, डेप्यूटी डायरेक्टर ली, तुमने बॉस ली से पंगा ले लिया है और अब तुम हमसे सामान लेना चाहते हो। किसी की कमाई रोकना उसके माँ बाप को मरने जैसा है। इस बिजनेस के अपने रूल्स होते हैं। तुम बहुत जवान हो, अभी कुछ नहीं समझते। मुझे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया था, पर मेरा दिल उतना ही शांत था। इस बात ने साबित कर दिया कि मैं सही था। कियान डेशेंग और ली गुई जैसे लोगों ने अपने फायदे का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ था और शहर की सारी सप्लाई उन्हीं के हाथों में थी। वो आसानी से डिसाइड कर सकते थे कि कौन सब्जी खरीद सकता है और कौन नहीं। अगर मैं उनके सामने हार मान लेता तो मेरा बदलाव बस एक झूठ बन कर रह जाता। फैक्ट्री आने के बाद डायरेक्टर लियू तवे पर खड़ी चिंटी की तरह परेशान थे और मेरे ऑफिस में घूम रहे थे छोटे जो। अब क्या होगा? अगर कल कैंटीन में मीट नहीं आया तो वर्कर्स पूरा शोर मचा देंगे। उस कमीने ली गुई ने सच में हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैंने उनको पानी दिया और बैठने का इशारा किया। डायरेक्टर, आप परेशान मत हो, रास्ते कभी बंद नहीं होते। उसने शहर के रास्ते बंद किए हैं, गांव के थोड़ी ना। डायरेक्टर लियू थोड़ा हैरान हुए। गांव? हाँ, मैंने पहले से बनाया हुआ एक नक्शा मेज पर रखा। मैंने चेक किया है। हमारे शहर से 30 किलोमीटर दूर होंगकी टाउनशिप में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट पिग फार्म है जो शहर की बड़ी प्लेसेस में मीट सप्लाई करता है और वहां के आसपास के गाँव में सब लोग मुर्गी और बतख पालते हैं। और जो सब्जियां वो उगाते हैं उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो मार्केट से कहीं ज्यादा बढ़िया होता है। मेरा आइडिया है कि हम सभी बिचौलियों को हटाकर सीधा पिग फार्म और फार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। डायरेक्टर लियू की आंखें खुली की खुली रह गई। डायरेक्ट कांटेक्ट? क्या ये काम करेगा? हमारे पास कोई लिंक नहीं है और ना कोई एक्सपीरियंस। रास्ते हम खुद बना लेंगे और एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा। मैंने उन्हें कॉन्फिडेंस से देखा। डायरेक्टर, यही एक आखिरी रास्ता है। इससे हमें ना सिर्फ सबसे फ्रेश और सस्ता सामान मिलेगा, बल्कि हम ली गुई और उसके लोगों के पुराने सिस्टम को जद से उखाड़ कर फेंक देंगे और सीधा फार्मर से सामान खरीदकर हम गाँव की इकोनॉमी को भी बचा लेंगे, जिससे बहुत फायदा होगा। डायरेक्टर लियू मेरी बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने मैप पर मेरी मार्क की हुई प्लेसेस को देखा और फिर मेरे कॉन्फिडेंस से भरे चेहरे को देखा। उनका आराम और पीछे हटने वाला दिल भी जैसे आग से भर गया। बढ़िया छोटे जो, मैं तुम्हें मान गया। तुम्हारा दिमाग हम बुद्धों से बहुत ज्यादा तेज है। बताओ क्या करना है, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। मुझे एक गाड़ी और 2 आदमी चाहिए। गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी गाड़ी वाले ग्रुप से एक जी-फैंग ट्रक मंगवाता हूँ। तुम्हें किस तरह के आदमी चाहिए? मेरे दिमाग में 2 जवान चेहरे सामने आए। वो कैंटीन के 2 हेल्पर्स थे जो हमेशा मेरे पीछे थे। जब मैं शेफ था तो चुपचाप मेरा साथ देते थे। जब कियान देशेंग ने मुझे निकाल दिया था तब भी वो चुपके से मुझे स्टीम्ड बुन दे जाते थे। एक का नाम सुनहाओ था जो चालाक था और एक वांग मेंग था जो ईमानदार और मेहनत करने वाला था। सुनहाओ और वांग मेंग को बुला लीजिए। इस बार बाहर जाना मुश्किल हो सकता है और खतरनाक भी, इसलिए मुझे भरोसेमंद लोग चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। डायरेक्टर लियू को जैसे कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया हो, वो तुरंत वहां से भाग गए। आधे घंटे बाद एक थोड़ा पुराना जी-फंग ट्रक ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। सुनहाओ और वांग मेंग भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा। डेप्यूटी डायरेक्टर ली, आपने बुलाया? मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और हंसकर बोला, मुझे डेप्यूटी डायरेक्टर मत बुलाओ, बस जो भाई कह सकते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ कोई बड़ा काम करना चाहते हो? दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना रुके जोर से सर हिलाया और एक साथ बोले, हाँ ठीक है। मैंने उस ट्रक की तरफ इशारा किया। तो चलो निकलते हैं। इस बार हम सिर्फ फैक्ट्री के लिए सब्जियों से भरा ट्रक नहीं लाएंगे, बल्कि हम अपना खुद का एक नया रास्ता बनाएंगे। आज से तुम दोनों हमारे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के परचेज ग्रुप के मेन मेंबर हो। फ्यूचर में हमारा अपना परचेज डिपार्टमेंट होगा और तुम लोग उसके मेन ऑफिसर्स होगे। मैं उन्हें ख्याली पुलाव नहीं पका रहा था। मुझे पता था कि रूल्स बदलने और नई चीजें लाने के लिए अपनी खुद की टीम बनानी जरूरी है। सुनहाओ और वांग मेंग मेरे चुने गए पहले 2 साथी थे। दोनों ये सुनकर पूरे जोश में आ गए और उनकी आंखों में चमक थी। उनको पता था कि मैं उन्हें सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक ऐसा भरोसा और चांस दे रहा हूं जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। जो भाई, आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी जान लगा देंगे और हमेशा आपके साथ ठीक से काम करेंगे। सुबह का सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। मैं अपने दोनों साथियों के साथ उस उम्मीद से भरे हुए जी-फैंग ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक एक जोर की आवाज के साथ सुबह की रोशनी में रेड स्टार फैक्ट्री के दरवाजे से बाहर निकला और अननोन चैलेंजेस और बड़े गांव की तरफ तेज स्पीड से आगे बढ़ने लगा। जी-फैंग ट्रक शहर से बाहर निकल गया। रास्ते के दोनों तरफ की बिल्डिंग्स की जगह अब छोटे घर और बड़े बड़े खेतों ने ले ली थी। खिड़की के बाहर आती हुई हवा में मिट्टी और घास की खुशबू थी, जिससे मेरी उलझी हुई नासों को थोड़ा आराम मिला। सुनहाओ और वांग मेंग दोनों जवान पहली बार इतने जरूरी काम पर जा रहे थे। वो खुश भी थे और नर्वस भी। पूरे रास्ते वो लगातार बातें करते रहे। भाईली,
क्या लगता है वो पिग फार्म का मैनेजर हम हैप से ठीक से बात करेगा? सुनहाओ ने खिड़की के बाहर देखते हुए थोड़ी टेंशन में पूछा। मैंने सुना है उन गवर्नमेंट प्लेसेस के ऑफिसर्स अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं और उनसे बात करना मुश्किल होता है। वांग मिंग ने भी सीधेपन से उसकी बात में हाँ मिलाई। हाँ, और हमारे पास कोई अप्रोच भी नहीं है, हम बस ऐसे ही गाड़ी चलाकर जा रहे हैं। अगर वो सोचें कि हम फ्रॉड हैं तो क्या होगा? मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था और मेरी नजरें आगे बनती हुई मिट्टी की सड़क पर थीं। मैंने शांति से कहा, हम कोई धोखेबाज नहीं हैं, हम रेड स्टार फैक्ट्री के मेंबर्स हैं और हजारों वर्कर्स के खाने का हक लेकर आए हैं। हम सही हैं और हिम्मत वाले हैं, तो हमें किसका डर है? भले ही मैंने ये बोल दिया, पर मुझे पता था कि इस बार आसान नहीं होगा। ली गुई और उसके लोगों ने शहर में इतना बड़ा जाल बिछाया हुआ था और बहुत चांस है कि उनका पहुंच इन दूर के गांव तक भी होगा। करीब 2 घंटे चलाने के बाद हम आखिरकार होंगकी टाउनशिप पहुंच गए। दूर से ही लाल ईंट और टाइल्स से बनी हुई बिल्डिंग्स दिख रही थीं, जिसके दरवाजे पर सफेद बैकग्राउंड पर काले कलर से लिखा हुआ एक बड़ा बोर्ड लगा था, गवर्नमेंट होंगकी पिग फार्म। हवा में एक अजीब सी पर ठीक ठाक महक थी। मैंने दरवाजे पर ट्रक रोका, सुनहाओ और वांग मिंग को अंदर ट्रक में ही छोड़ दिया और खुद फैक्ट्री से दिया गया लेटर लेकर दरवाजे के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठे अंकल ने मुझसे काफी देर तक सवाल किए। उसके बाद ना चाहते हुए भी उन्होंने सबसे अंदर वाली डबल स्टोरी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। मैनेजर, मां सेकंड फ्लोर वाले ऑफिस में है। मैंने मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया।